नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में हम लोग जानेंगे एक ऐसी कंपनी को जो एक मुख्यमंत्री का कंपनी रहा है। मैं ऐसी बात क्यों कह रहा हूँ, कंपनी का नाम है हेरिटेज। जो हेरिटेज कंपनी है वो एक मुख्यमंत्री की है, बाकी आप सब बात समझ जाना किसकी है। फिलहाल हम जानने की कोशिश करेंगे आज हेरिटेज फूड्स को लेकर के, जिसका कारोबार दही दूध मक्खन से स्टार्ट होते होते आजकल उनकी कारोबार में अलग-अलग चीज़ भी बनने की रेडी हो रही है। और कहती है कि इनके पास जो प्रोडक्टिविटीज़ की रेंज है आज के टाइम में, वो केवल केवल दही, मक्खन, दूध तक सीमित नहीं, काफ़ी सारे इनमें चाहे फ्रेश क्रीम हो, बटर हो, चीज़ हो, कोल्ड कॉफ़ीज़ हो, विश ड्रिंक हो, घी हो, पनीर हो, मक्खन हो, ये सब शामिल था, ये लस्सी हो, इन सब चीज़ों से कंपनी का कारोबार बढ़ती नज़र आती है। और चाहे वो कंपनी खुद काम करती हो या साथ में किसी को सब्सिडियरी के थ्रू काम करती है। इनकी वेबसाइट्स पे एक डेटा चमकती नज़र आती है और एक बार दोबारा आने दीजिए, फिर मैं इसको दोबारा समझने की कोशिश करूँगा। कुछ कहता है कि ये स्कैन करो, शायद क्या कहती है, जो शायद लाख रुपए का कुछ ऐसा बेनिफिट मिलता है। चलिए, शायद इनकी बड़ी पार्टियाँ हैं, बड़ी चीज़ें हो सकती है, ये कुछ दे भी पाएँ। ये कहती है कि स्कैन एंड विन अप टू 1 लाख एश्योर्ड मनी। सोचिए, आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं और प्रोडक्ट खरीदते-खरीदते, दूध मक्खन खरीदते-खरीदते आपको 1 लाख की कूपन मिल जाए, कैसी रहेगी? चलिए, ऐसे ही बात कह रही है ये कंपनी, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कंपनी कह रही है। ना मैं प्रमोशन कर रहा हूँ, ना कोई स्पॉन्सर्ड कर रहा हूँ इस कंपनी को। इनकी स्टॉक चार्ट देखने के बाद लगता है कि पिछले 1 साल में इनकी स्टॉक जो परफॉर्मेंस थी, वो नियरली करीब कह सकते हैं कि 300 के आसपास की प्राइस हुआ था। और ₹300 से चलते-चलते स्टॉक की प्राइस पता है कहाँ पहुँच गई? ₹700 के आसपास पहुँच जाती है। और ₹700 पहुँचने के बाद ₹700 पहुँचने के बाद मार्केट आज भी कहाँ पे ट्रेड करती नज़र आती है? नियरली वहाँ से ₹500 के आसपास ट्रेड करती दिखती है। अब यहाँ पे बार-बार इनका जो सपोर्टिंग लेवल है उसको तोड़ने की कोशिश में है। अर्थात समझ में आया कि यहाँ पे एक रैली क्रिएट किया गया था, बाद में मार्केट में रैली बन पा नहीं रही है, लगातार गिरने के चांस में। लेकिन यदि फंडामेंटल स्ट्रेटजी को समझते हैं, तो फंडामेंटल स्ट्रेटजी में यदि हम सेल्स के आधार को देखें, तो सेल्स लगातार इनकी ईयर ऑन ईयर बेसिस में लगातार ग्रो करती जा रही है 2020 से लेकर के 24 तक की अवलोकन को लेकर। जहां वायो वाई के मुताबिक 17% से लेकर के करीब करीब 83% तक की मूव की बात कहती है। साथ ही यदि हम क्वार्टरली डेटाबेस को देखें, तो क्वार्टरली डेटाबेस भी इनका सेम डायरेक्शन से चलती नजर आती है और वो सस्टेनेबिलिटी की बात भी करती है, जहां पे वायो वाई में 4% से लेकर के और करीब करीब 116% तक की जंप की बात कहती है। अगली कड़ी कहता है इसको लेकर के, जो क्या कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो 96 रुपीज, करंट मार्केट की प्राइस करीब नियरली 485 के आसपास की बात करें, जो कि हायर टू हायर कहाँ तक पहुंची थी? 728 रुपए के रेजिस्टेंस की। जैसे मैंने कहा कि नियरली करीब 500 के आसपास चल रही है आज के टाइम में। और इस टाइम के मुताबिक देखा जाए तो कंपनी में इंटरेंसिक वैल्यू करीब 192 का आसपास आंकड़ा था। कुछ अच्छी बात शामिल करती है, कुछ अच्छी बात शामिल नहीं भी करती है। हम दोनों एस्पेक्ट को आपके सामने लेंगे। सबसे पहले देखा जाए तो कंपनी में इंडस्ट्रियल की पी के मुताबिक आज भी जो स्टॉक है उनमें जो रेश है वो काफी कम दर्ज करती है, जहां अर्निंग पर शेयर 18 रुपए से ज्यादा कंपनी कमाती है। डिविडेंड का यील्ड 52% के आसपास की आंकड़ा को साझा करती है, जहां डिविडेंड यदि करंट रेशियो के नंबर को देखा जाए तो ये क्या इसको हिट तो नहीं किया, क्योंकि ये ऐसा दर्ज नहीं करती, क्योंकि इनके पास आउटस्टैंडिंग बैलेंस भी बहुत ज्यादा नहीं दिखता। प्रॉफिट यदि 4% कमाती है ओवरऑल कंपनी, इनके बेसिस पे केवल 25 पैसे की मार्केट में उधार लगी। 9 करोड़ 28 लाख की शेयर है, जिसकी वजह से मार्केट कैप करीब 4,500 करोड़ दर्ज करती है। और प्रमोटर के पास कंट्रोल थोड़ा सा कम है, 41% ही दर्ज करती है। आरओ से करीब 13 से लेकर 16% के बीच में झेलती नजर आती। अब आते हैं जहां पे देखते हुए हम समझने की कोशिश करेंगे कंपनी को, जो कंपनी दूध मक्खन और क्या कहती है, बटर में डील करती हो। और आजकल एक नया सिस्टम है कंपनी में। अब चलिए मैं इसकी डेटाबेस के मुताबिक देखते हैं, क्योंकि ये कंपनी की डेटाबेस कुछ और कहती है। वो क्या कहती है? दूध मक्खन तो बनाती बनाती है, प्रोडक्शन करती है उसके अलावा
सोलर कहते हैं जनरेशन ऑफ पावर, इसमें सोलर सेक्टर, विंड फॉर द कैपेसिटिव कंजम्पशन फॉर द डेयरी प्लांट्स को लेकर के जो कंपनी हैज द रिच एंड द 15 लाख हाउस होल्ड इन इंडिया। अभी तक केवल 15 लाख घर तक ये उनकी पहुंच मिली है दूध मक्खन और पनीर बेच करके। चलिए अब इसको जरा और 12 महीने के डेटाबेस को समझते हैं, जहां ट्रेंडिंग यदि आप क्वार्टरली ट्रेंडिंग को देखें तो कभी की बात करें तो 600 करोड़ के आसपास टर्नओवर हुआ करता था, आजकल 1000 करोड़ की टर्नओवर क्रिएट करती है। ईयर ऑन ईयर बेसिस में देखा गया कि कंपनी का जो टर्नओवर था कभी करीब 1600 करोड़ के आसपास हुआ करता था, आजकल करीब 4000 करोड़ के आसपास पहुंचती हुई नजर आती है। उसमें कंपनी प्रॉफिट भी अच्छी खासी बुक कर रही है, जहां 6-7% के आसपास ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और 174 करोड़ तक के इसमें कंपनी में प्रॉफिट भी बुकिंग दर्ज कर। इसके अलावा बात करें तो कंपनी में अदर सोर्स ऑफ इनकम भी अच्छी खासी है, जो कि इंटरेस्ट की बर्डन को बिल्कुल एडजस्टेबल करने में सक्षम है। और ओवरऑल जब हम 12 महीने की डेटाबेस को समझा तो समझ में आया कि कंपनी 4% की नेट इनकम क्या करती है, नेट इनकम मार्जिन जनरेट कर पाती है। अब कंपनी ने एक डेटाबेस कहा कि हम पावर जनरेशन भी करते हैं, तो कितने रुपए के पावर जनरेशन की बात की, ऐसे इतने कि पावर जनरेशन केवल केवल अपने मैन्युफैक्चरिंग के लिए करते हैं, प्रोडक्शंस हैं मिल्क को लेकर उनके लिए करते हैं जो इंटरनल है, या कुछ एक्सटर्नल करते हैं जिसके लिए उन्होंने बुकिंग किया हुआ है पावर जनरेशन को लेकर। तो बिल्कुल कहा है कंपनी ने हम सेगमेंट वाइज डेटा देते हैं और सेगमेंट वाइज के मुताबिक यहाँ पे ना डेयरी से कुछ निकल के आता है ना रिन्यूएबल एनर्जी से निकल के, जो है वो सब के सब अदर इनकम सोर्स में इनको इंक्लूड, अदर टोटल में इंक्लूड कर दिया कि भाई 662 हो गया, बस इतना ही बातें उन्होंने शामिल कर दिया। इसमें क्लैरिफिकेशन नहीं मिला जो कंपनी एक्चुअल में जो काम कर रही है उसमें किस सेगमेंट से ज्यादा अर्निंग सोर्स क्रिएट होता है। अब इससे पहले क्वार्टर की बात किया जाए तो कंपनी ये कहती है कि इनके पास डेयरी से सबसे ज्यादा, रिन्यूएबल एनर्जी से करीब करीब 2 करोड़ के आसपास की टर्नओवर क्रिएट कर पाए थे। तो ये कुछ डेटाबेस की हमने चर्चा किया है। इसके अलावा यदि हम कंपनी को लेकर देखें जो सॉफ्ट क्रीमेज टेस्टीज पे कंपनी कामकाज करती है, टेस्टी हेरिटेज नाम है फूड्स को, और आपको एक कस्टमर को करीब करीब 1 लाख रुपए तक की मनी रिटर्न की बात कहती है, सो रिटर्न देती है, जब कुछ ऑफर के थ्रू देती है। उनको लेकर के यदि आप मार्केट में लास्ट 12 महीने के डेटाबेस को देखें रिस्क एनालाइज को, तो 3 दिन के रिस्क फैक्टर है, पैसे तुरंत आ जाते हैं, कोई बात नहीं है। अब आते हैं बैलेंस शीट की पोजीशन। कंपनी में कर्ज का सिचुएशन जो था वो पहले के मुकाबला बढ़ गया। साथ में क्या दिखा, साथ में ये भी दिखा तो जो इनका एसेट्स लगातार बिल्डअप हुआ, वर्किंग प्रोग्रेस इन्वेस्टमेंट लगातार करती जा रही, और इसका जो वैल्यू था, बैलेंस शीट की वेट था, वो लगातार बढ़ती नजर आती है। सीजीआर के बेसिस पे कंपनी का परफॉर्मेंस सेल्स से लेकर के प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट से लेकर स्टॉक प्राइस को रन करना स्वाभाविक सी बात दर्ज करती है, क्योंकि रिस्क फैक्टर बिल्कुल नहीं है, और रिस्क फैक्टर 4% कमाते हुए भी उन्होंने प्रॉफिट के मार्जिन के बेसिस पे, मार्केट में आउटस्टैंडिंग कितना था, प्रॉफिट के बेसिस पे केवल 25% के आसपास की आंकड़ा को साझा कर, जबकि पीयर्स के मुकाबले आप कंपेयर करके देखें जिसमें वरुण बेवरेज, हटसुन्स, विकाजी फूड्स, एल्टी फूड्स जैसे कंपनी शामिल है, उसमें हेरिटेज फूड्स को भी कंपेयर करेंगे तो शायद ये कह सकते हैं कि यहाँ पे अभी भी काफी ज्यादा खाली जगह बनती है निवेशकों का इंटरेस्ट कंपेरिजन करने के पर्पज से। लेकिन कुछ चीजों में इससे बेटर भी कंपनियां हैं, कुछ चीजों में इससे बेटर नहीं भी है। मुझे लगता है कि यदि डेयरी प्रोडक्ट वाली कंपनी है तो उसको मुझे लगता है उसी से कंपेयर करना चाहिए जिसमें कि एक हत्सुन्स एग्रो हैं, या फिर शायद कंपेयर करने के लिए मुझे एक डेयरी कंपनी का नाम तो याद आ रहा था, फिलहाल यहाँ पे याद नहीं आ रहा। उसको हम अगले हमने स्टडी किया था, उसको भी ऐड डाउन करेंगे आगे चल करके। इसके अलावा यदि हम इसके पीयर्स में देखें तो शायद ये कह सकते हैं कंपनी का पीयर्स में हस्सुन्स के अलावा डोडला, यस मुझे ये याद है डोडला डेयरीज का आता था। इसके अलावा देखा जाए तो पराग मिल्क का आता है, जो कि इसी कैटेगरी से बिलोंग करती है, दूध मक्खन और क्या करती है, क्रीम बनाने वाली कंपनी के तौर पे बनी है, डेयरी प्रोडक्ट वाली कंपनी की लिस्ट में शामिल होती है। इसमें कुछ पड़ावों को जरा और देखा जाए तो कह सकते हैं कि स्टैंडअलोन डेटा के मुताबिक कंपनी पिछले पीरियड से तो डिक्लाइन करती नजर आती है, भले ही सेल्स में डिक्लाइनिंग भी था, यहाँ भी डिक्लाइनिंग था, यहाँ भी डिक्लाइनिंग दर्ज करती है, ऑपरेटिंग से लेकर नेट प्रॉफिट तक के आंकड़ा में
लेकिन क्या शेयर होल्डर का इंटरेस्ट क्या था कंपनी में? अब बड़े लोगों का कंपनी है, बड़े कंपनी है, तो फिर उसमें जिसका मार्केट कैप कितना था, करीब 4,500 करोड़ के आसपास की बात कह रही है, उसमें करीब 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 1,30,000 से लेकर के 1,50,000 के आसपास निवेशकों का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ दिखता है। प्रमोटर के पास होल्डिंग पहले कम था, बाद में और बढ़ गया। एफआई के पास अच्छी खासी होल्डिंग है, 8% के आसपास, डीआई के पास करीब 3% के आसपास। डीआई के पास इसमें करीब 15% की होल्डिंग हुआ करता था, आजकल केवल 3% की होल्डिंग बची दिखती है, जिसमें कोटक महिंद्रा फंड के पास ही एक देखने एकमात्र है, दूसरा है जो यूटीआई स्मॉल कैप के पास। और पब्लिक होल्डिंग में देखा जाए तो शायद उनकी खुद की कंपनी है या फॉरेन कंपनी है, ऐसा नाम निकल के आता है, निर्माणाज होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, जिनके पास 11% होल्डिंग है। रेस्ट कोई इसमें केडिया सिक्योरिटीज, विजय केडिया की कंपनी हुआ करता था, आजकल नहीं दिखता है। हो सकता है पहले अपनी कम पोजीशन के साथ हो, आजकल उससे कम पोजीशन के साथ हो। ऑलमोस्ट यहाँ पे निवेशकों का इंटरेस्ट जाहिर होता है। फंडामेंटली कंपनी का ठीक ठाक है, कंपनी कारोबार अच्छी खासी कर रही है अपने फील्ड में। रिस्क फैक्टर थोड़ा सा कम का आंकड़ा दर्ज कर रही है, जबकि डिविडेंड की पार्ट को देखा जाए तो कंपनी डिविडेंड और बोनस को लेकर के करीब हर साल 2021, 22, 23, 24 में लगातार डिविडेंड और राइट इशू देती रही अपने निवेशकों को लेकर के। और कुछ सालों के डेटाबेस के मुताबिक देखा जाए, पिछले 10 सालों से कंपनी लिस्टेड है, और 10 सालों की लिस्टेड की टाइम फ्रेम में देखा जाए तो पिछले 1 साल से लेकर 10 सालों में अच्छे खासे रैली क्रिएट हुआ था, जो कि चार्ट लेवल पे हम देख रहे थे कि इनकी पिछले 1 साल में डेटा ऐसा बेस्ड था। और मैक्सिमम टाइम फ्रेम की यदि बात करेंगे तो मैक्सिमम टाइम फ्रेम में ये कंपनी में एक के साथ ब्रेकआउट होती नजर आती है, ऐसा कुछ डेटाबेस की कहती है क्या। तो देखा गया कि इसमें ब्रेकआउट हो रही थी, ब्रेकआउट होते ही मार्केट ने क्या हुआ, एक नई उड़ान उड़ती हुई नजर आती है। और यहाँ पे इस प्राइस के आसपास कर सकते हैं, पहले का जो हाइट हो 2017 में ऐसा अमाउंट दिखता था, उसके बाद मार्केट दोबारा जो पुल बैक हुआ है, ये शायद उनके लिए सस्टेन करने में कोशिश करेगी। दोस्तों, हम किसी भी स्टॉक को लेकर, किसी भी प्रोडक्टिविटीज को लेकर, किसी भी कंपनीज को लेकर कोई भी एडवाइजरी या रिकमेंडेशन की बात बिल्कुल नहीं करते। ओनली अपनी गोल्डन रूल को हमेशा याद रखते रहना चाहिए कि गोल्डन रूल कहता है कि अपनी कैपिटल को बचाना भी है और मार्केट में पैसे बनते तो बनाना भी है। इसके लिए खुद की पॉलिसी होगा, खुद का एक्सपेक्टेशन होगा, क्योंकि मैं ये नहीं कहता आपने किस पोजीशन में लिया, कौन सा स्टॉक कहाँ पे लिया, लेकिन गोल्डन रूल ये कहता है कि मार्केट में जब भी लिया आप उसको न्यूट्रल मानिए। यदि मार्केट अपने अकॉर्डिंग जो हमने एक्सपेक्टेशन किया था उसके हिसाब से मार्केट अप ट्रेंड में है तो फिर स्टेबल करना आसान है, लोअर ट्रेंड में यदि दिखती है तो एसएल करके निकलना आसान पड़ जाती है, नहीं तो उसके लिए खुद की रिस्क फैक्टर। और यदि मार्केट इसी रेंज में बार बार आके अटकती है तो अपनी प्रॉफिट भी और साथ में अपनी मिनिमाइज ऑफ रिस्क को भी ध्यान में रख के कारोबार करते रहना चाहिए। दोस्तों, मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ गोल्डन रूल को याद करते हुए, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग दोस्तों।